वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। टॉर्क स्लिप कर्व हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने डिराइव ये किया था कि कुछ इस तरह का टॉर्क स्लिप कर्व बनेगा और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होता है उसका फार्मूला है ये 3v²/2π x2 इंटू एस अल्फा बाई एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। उसके बाद हमने ये भी निकाला कि स्लिप की किस वैल्यू पे टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी और वो आया R2/x2 जो कि R2'/x2' जो कि R2/x2 के बराबर है और जिसको कि हमने क्या कहा है, अल्फा कहा है। ये जो टॉर्क स्लिप कर्व है इसमें यहाँ पे स्लिप 0 है और यहाँ पे स्लिप 1 है, तो यहाँ पे जो स्पीड होगी वो nr=0 होगी और यहाँ पर जो स्पीड होगी वो nr=ns होगी। हालांकि मैंने आपको कहा है कि इंडक्शन मोटर में चाहे वो 3 फेज हो चाहे वो सिंगल फेज हो, कभी भी आपके रोटर की स्पीड ns के बराबर नहीं होगी, इक्वल टू कभी नहीं होगा, ns के कभी नहीं होगा। क्योंकि मैंने बताया था जब EMF इंड्यूस पढ़ाए थे कि जैसे जैसे रोटर की स्पीड बढ़ती जाती है वैसे वैसे रोटर के कंडक्टर और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी घटता जाता है ना। और अगर रिलेटिव वेलोसिटी घटेगी तो EMF इंड्यूस्ड घटता जाएगा। तो जैसे जैसे रोटर की स्पीड क्लोज आती जाती है ns के, तो EMF इंड्यूस घट रहा है, करंट घट रहा है, तो फिर टॉर्क उतना नहीं मिलता है कि ns के क्लोज है। इसलिए देखिएगा आप कि जो इंडक्शन मशीन्स हैं उनको कहा जाता है सिंगली एक्साइटेड। सिंगली एक्साइटेड कहने का मतलब कि सिर्फ एक सोर्स दिया गया। इंडक्शन मोटर में क्या है, सिर्फ स्टेटर पे 3 फेज सप्लाई दी, बाकी सारा कुछ हो रहा है, सिंगली एक्साइटेड। जबकि जब आप सिंक्रोनस मोटर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो डबली एक्साइटेड। सिंक्रोनस मोटर इज डबली एक्साइटेड। वहां पे आपको स्टेटर पे 3 फेज सप्लाई भी देनी पड़ेगी और रोटर पे डीसी सप्लाई भी देना पड़ेगा, तब जा करके वो घूमता है महापुरुष, है ना। तो ये सिंगली एक्साइटेड है। एक 3 फेज सप्लाई देंगे इट विल मूव, एक बात। दूसरी बात, ये सेल्फ स्टार्टिंग है, आप सप्लाई देंगे इट विल स्टार्ट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तीसरी बात, क्या ये सिंक्रोनस मशीन है या असिंक्रोनस मशीन है। सिंक्रोनस मशीन वो मशीन होता है जो कि सिंक्रोनस स्पीड पे मूव करता है 120 f/p। सप्लाई फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्पीड होगी, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेटर की स्पीड होती है, उसी स्पीड पे रन करने वाले जो मशीन्स होते हैं वो सिंक्रोनस मशीन कहलाते हैं। और जो सिंक्रोनस स्पीड पे रन नहीं करते हैं वो असिंक्रोनस कहलाते हैं। तो क्या इंडक्शन मोटर कभी सिंक्रोनस मशीन पे रन करेगा? नहीं करेगा। तो इट इज असिंक्रोनस मशीन, सिंगली एक्साइटेड, सेल्फ स्टार्टिंग, असिंक्रोनस मशीन। असिंक्रोनस का स्पेलिंग एसिंक्रोनस, है ना, असिंक्रोनस, ठीक है। तो ये 3 चीज ध्यान रखिए, सिंगली एक्साइटेड, सेल्फ स्टार्टिंग, असिंक्रोनस। अच्छा, तो स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क निकल गया, तो वहां से हमने इसको इसमें पुट करके मैक्सिमम टॉर्क का भी एक्सप्रेशन निकाल लिया 3v²/4π x2'। और यहाँ से हमने देखा कि अगर वोल्टेज को हम डबल करेंगे तो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली स्टार्टिंग के समय s की वैल्यू 1 होती है, तो वहां पे अगर आप यहाँ पे s की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। इन सब का ये जो सारे फार्मूलाज हैं, ये सारे फार्मूलाज हैं स्टेटर इंपीडेंस को नेग्लेक्ट करके। हालांकि स्टेटर इंपीडेंस को इंक्लूड करके भी क्या फार्मूला होता है वो सारा मैं लिखता हूँ, सारा हम लिखाते चले हैं आपको, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये SMT का शायद लिखा है कि नहीं लिखा है, तो SMT का भी पता नहीं नोट्स में भी होगा आपका मेरे ख्याल से। तो SMT अगर रोटर स्टेटर की इंपीडेंस को इंक्लूड करें तो SMT का फार्मूला बनता है R2' अपॉन √R1² प्लस x1 प्लस x2' का होल स्क्वायर। सही है ना, सही, ठीक है। तो ये तो आपको याद रहेगा ही, और जो भी इंक्लूडिंग वाला है उसको भी याद रखिएगा, ठीक है।
अब हम लोग लास्ट क्लास में वहां पे एंड किए थे, हमने इसके बारे में आपको सब कुछ बता दिया था, लोड टॉर्क लगेगा, कैसे मूव करेगा। हमने ये देखा था कि स्टार्टिंग में जिस समय आप स्विच ऑन करेंगे उस समय थोड़ी देर के लिए ये मोटर इस अनस्टेबल जोन में रहेगा। और अनस्टेबल जोन में क्या होता है, अनस्टेबल जोन में टॉर्क और स्पीड दोनों बढ़ता है। बताए थे आपको कि लोड टॉर्क कम है, मोटर स्टार्ट करेगा, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो इस जोन में क्या देख रहे हैं, स्पीड बढ़ेगी तो टॉर्क भी बढ़ेगा और मोटर मैक्सिमम टॉर्क पे पहुंचेगा। और उसके बाद तब फिर जब इस जोन में पहुंचेगा, स्टेबल जोन में, है ना, जब ये इस स्टेबल जोन में पहुंचेगा तब क्या होगा, स्टेबल जोन में पहुंचेगा तब क्या होगा कि इस जोन में क्या है, स्पीड बढ़ेगा तो टॉर्क घटेगा, तो फाइनली वो लोड टॉर्क के बराबर आ जाएगा। वो मैं कल अच्छी तरह से डिस्क्राइब हम कर चुके हैं। आइए अब लास्ट में आपको ये देखना था, हम लोग देख रहे थे तब तक वो आ गए कि स्टेबल और अनस्टेबल जोन इसको क्यों कहते हैं, इसको स्टेबल जोन क्यों कहते हैं, इसको अनस्टेबल जोन कहते हैं। देखिए आपको स्टेबल और अनस्टेबल का हम डेफिनेशन बता दिए थे, है ना, कि किस तरह के प्राणी स्टेबल होंगे और किस तरह के प्राणी अनस्टेबल होंगे, है ना। स्टेबल वो जिनको थोड़ा सा हम, जैसे बच्चा कोई होता है ना कि उसको आप खूब खिजलाएं, ऐसे करें, खूब खिजलाएं, लेकिन वो बैठा रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कोई होता है खाली आप हल्का सा करने दीजिए, आपको जो होगा वही फेंक के मारेगा, तो वो अनस्टेबल है और दूसरा वाला स्टेबल है। सिमिलरली अगर सपोज कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, हमारा लोड टॉर्क ये था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी इसी के बराबर था और हम इस स्पीड पे चल रहे थे, किस स्पीड पे चल रहे थे, इस स्पीड, ठीक है, इस स्पीड पे सब कुछ चल रहा था। सडनली अर्थक्वेक मान लीजिए आ गया, हल्का सा मशीन मूव किया, हाँ, और उसके बाद फिर स्थिर हो गया, तो आप क्या चाहेंगे, मतलब क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए कि ठीक है अर्थक्वेक आया, देयर वाज सम शॉकिंग, देयर वाज सम शॉक, सम मूवमेंट, लेकिन फिर अगर धरती वर्ती नहीं फटी है, सब कुछ नहीं टूटा फूटा है, तो फिर हमारे मोटर को अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाना चाहिए खुद ब खुद, है कि नहीं। अब देखिए क्या हुआ, सपोज कि आपका जो ये है चल रहा था ऐसे, और कुछ सडन कुछ शॉक के कारण या किसी कारण से सपोज स्पीड उसकी बढ़ गई, थोड़ी देर के लिए स्पीड बढ़ करके, स्पीड इस तरफ बढ़ती है ना, स्पीड बढ़ करके कुछ यहाँ हो गई, ये हो गई स्पीड, ये NR1 था, ये NR2, स्पीड इतनी हो गई। अब इस स्पीड के कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कितना लगाएगा मोटर, इस स्पीड के कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कितना लगाएगा, वो पता चलेगा आपको कैसे, वो पता चलेगा टॉर्क स्लिप कर्व से, है ना, इस स्पीड के कॉरस्पॉन्डिंग टॉर्क कितना हो, कितना लगाएगा मोटर, कुछ इतना है, ठीक है ना, यानी इस स्पीड के कॉरस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होगा वो ये होगा 1 2। बात समझ आ रही है, मोटर हमारा चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, सडनली एक शॉक आया, एक अर्थक्वेक टाइप का कुछ वाइब्रेशन आया जिसके कारण स्पीड बढ़ गई। अब स्पीड जब बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क घट जाएगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क घट गया, ये हो गया। आप क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वापस पुरानी स्थिति में ही पहुंच जाए, जितनी स्पीड थी वापस उसी स्पीड पे हो जाए। आप देखिएगा कि अगर आपका मोटर स्टेबल जोन में ऑपरेट कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे ही ये स्पीड हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कम गया, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इतना था, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कम गया, यानी यहां पे कंडीशन था TL इक्वल टू TM1, लेकिन अब क्या है, TL ग्रेटर देन TM2 है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क तो घट गया ना, स्पीड बढ़ गई, तो उस स्पीड के करस्पॉन्डिंग टॉर्क कितना, भाई स्पीड बढ़ेगी तो EMF घट जाएगा। अभी हम आपको बताएं कि कब NS के क्लोज नहीं हो सकता है, इक्वल नहीं हो सकता है, स्पीड बढ़ेगी तो रिलेटिव वेलोसिटी घट जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी घट जाएगी तो EMF इंड्यूस्ड रोटर की वाइंडिंग में घट जाएगा, करंट घट जाएगा, टॉर्क घट जाएगा, है ना, तो टॉर्क घट गया TM2, लोड टॉर्क के पहले इक्वल था अब घट गया। तो जब लोड टॉर्क ग्रेटर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है तो क्या होता है,
जब लोड टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क से ज्यादा होता है तो मशीन की स्पीड कमने लगती है, यानी शॉक के कारण वो बढ़ा स्पीड, लेकिन जैसे स्पीड बढ़ा उस स्पीड के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क लगना कम हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जैसे ही कम हो जाएगा स्पीड फिर से कमने लगेगी और वापस ये यहां पे आ जाएगा, अगेन इट विल कम हियर, और फिर से टॉर्क भी बढ़ जाएगा और फिर से इसी पोजीशन में चलता रहेगा। तो है नहीं ये स्टेबल जोन। यही चीज अगर सपोज अगर मोटर इस जोन में ऑपरेट कर रहा है, ऐसे तो बहुत थोड़ी देर के लिए ऑपरेट करता है, लेकिन बाय चांस मान लीजिए कर रहा है इसी जोन में ऑपरेट, उसी ड्यूरेशन में उतने ही देर में अगर कुछ हो जाए, सपोज मशीन की ये स्पीड है, ठीक है ना, मशीन स्टार्ट किए और मशीन जो है मूव करके आ रहा है इसमें, लेकिन उसी समय जिस समय ये स्थिति है उसी समय आप इस चीज को ना जो यहां पर हम किए हैं इसको आप स्पीड को बढ़ा के नहीं घटा के भी देख सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी कारण से स्पीड घट के इतना हो गया, इस तरफ स्पीड घटता है, स्पीड इतना हो गया, ठीक है, स्पीड अगर ये था घट के अगर इतना हो गया, ये हो गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग टॉर्क तो इतना हो गया, ज्यादा हो गया ना, TEM2, now TEM2 is greater than TEM1 and है ना, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या हो गया, लोड टॉर्क से ज्यादा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क अगर लोड टॉर्क से ज्यादा हो जाएगा तो मशीन एक्सेलरेट करेगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी तो वापस बढ़ करके यहां पहुंच जाएगा। तो चाहे अगर आपका मोटर स्टेबल जोन में ऑपरेट कर रहा है तो चाहे एक्सीडेंटली उसकी स्पीड बढ़े या घटे, मोटर विल again come to its steady state position, again come to its stable position। सही है बात, ठीक है। तो अगर आप इस जोन में देखेंगे अनस्टेबल जोन में, तो देखिए सपोज कि ये स्पीड पे चल रहा था, ठीक है, NR, और सडनली कुछ शॉक आया, स्पीड बढ़ गई। अच्छा ये स्पीड पे चल रहा था, यही हम कर रहे हैं ना, ये इसी पे ले लेते हैं यहां पर, ठीक है। देखिए आराम से देखिए, ध्यान से देखिए, है ना, लोड टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के बराबर था और इस स्पीड पे चल रहा था, मतलब जस्ट आ रहा था वापस यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर इसकी स्पीड बढ़ गई, स्पीड इस तरह बढ़ती है ना, इस तरह, सपोज इसकी स्पीड इससे बढ़ करके ये हो गई, ये स्पीड हो गई, यहां से बढ़ करके ये हो गया एक्सीडेंटली ड्यू टू एनी शॉक या किसी कारण से। अब इसके करस्पॉन्डिंग आप टॉर्क देखिए, ये TM। अब देखिए अब इस जोन में क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ा तो टॉर्क बढ़ गया। अब लोड टॉर्क इतना था और जब स्पीड एक्सीडेंटली बढ़ गई तो टॉर्क भी बढ़ गया, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज नाउ ग्रेटर देन लोड टॉर्क। तो क्या होगा, स्पीड और बढ़ने लगेगी, है ना। होना ये चाहिए था कि एक्सीडेंटली स्पीड बढ़ी है तो वापस वहां पहुंचे, लेकिन ये तो और भी ज्यादा बढ़ते ही चला जाएगा, ठीक है। अच्छा सिमिलरली अगर स्पीड घट गई, मान लो घट करके यहां पहुंच गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, है ना, लोड टॉर्क ये है, नया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ये है, तो अब क्या हो गया, लोड टॉर्क ग्रेटर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अब स्पीड घटने लगी, स्पीड एक्सीडेंटली घट गई तो टॉर्क भी घट गया, अब स्पीड और घटने लगेगी। तो इस जोन में क्या होता है कि अगर एक्सीडेंटली आपकी स्पीड बढ़ी या घटी, वो अगर बढ़ी है तो बढ़ते ही चली जाएगी, घटी है तो घटते ही चली जाएगी, है ना, एक्शन का रिएक्शन हो जाएगा, इसकी तरह से अपने आप को एडजस्ट नहीं करेगा कि कुछ हो गई गलती रिटर्न ना, हो गया तो हो गया, इसमें ये है, हाँ हो गया तो होते ही रहेगा, ऐसा है। तो इसलिए इस जोन को क्या कहते हैं, अनस्टेबल जोन। और अच्छी बात है कि हमारा मोटर बहुत थोड़ी देर के लिए इस अनस्टेबल जोन में रहता है, सिर्फ स्टार्टिंग में, और उसके बाद फिर कंप्लीट ऑपरेशन इस जोन में होता है, आपको स्टेबल जोन, ठीक है। अब इतने नॉलेज के साथ आप लोग अब कुछ क्वेश्चंस बनाने के लायक हो गए हैं, तो आइए 2 क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे इंक्रीमेंट इन स्टार्टिंग टॉर्क, और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये 2 क्वेश्चन है। पहला, a 3-phase 4-pole 50 Hz induction motor has a rotor resistance of 0.02 ohm per phase
and standstill reactance of 0.5 ohm per phase. Calculate the speed at which maximum torque occurs. ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए एक बार, कंफ्यूजन क्योंकि होता है बहुत बच्चों को पर फेज और 3 फेज में। देखिए जितने भी फार्मूलाज हमने डिराइव किए हैं, है ना, जैसे आप देखिए इक्विवेलेंट सर्किट जो हमने बनाया था वो पर फेज था ना, तो वहां पे जो R2 था वो किसी एक फेज पर फेज था, हर एक फेज का उतना ही होगा, लेकिन R2 मतलब एक फेज का पर फेज, X2 मतलब पर फेज, और X2 अगर बोल रहा है तो मतलब स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस, क्योंकि जब रोटर अगर मूव करेगा तो कुछ स्लिप हो जाएगा तो SX2 हो जाएगा वो। ठीक है, जहां कहीं भी आपको स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस बोले तो इसका मतलब X2 की वैल्यू बोल रहा है। ठीक है, और R2 और X2 जो है ये पर फेज वैल्यूज ही हैं। ऐसा नहीं कि आपको पर फेज दे तो आप 3 से मल्टीप्लाई करके सब जगह यूज कीजिए, नहीं। SMT के फॉर्मूला में क्या है, R2/X2, दोनों वैल्यूज क्या है, पर फेज है। टॉर्क का जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसमें देखो अब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का जो फॉर्मूला यहां लिखे हुए थे 3v1² तो ऑलरेडी उसमें 3 लगा हुआ है, तो ये टोटल है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का जो फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं वो टोटल टॉर्क है, टोटल तीनों फेज का मिला करके जो है। मैक्सिमम टॉर्क का जो निकाले वो टोटल निकाले, समझ रहे हैं? ठीक है, और SMT है वो पूरे मशीन का है, R2'/X2', 3 करोगे 3/3 वो कट ही जाएगा ना भाई। तो समझिएगा रोटर रेजिस्टेंस पर फेज का मतलब R2 ही आपको दे रहा है, और आपको R2 ही चाहिए, आपको पर फेज ही चाहिए। समझ आ रही बात? क्या बोल रहे हैं? 3 फेज 4 पोल 50 Hz इंडक्शन मोटर है, रोटर रेजिस्टेंस ऑफ 0.02 ओम पर फेज एंड स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस ऑफ 0.5 ओम पर फेज। आपको R2 दे दिया 0.02 ओम और X2 दे दिया 0.5 ओम। ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड एट व्हिच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स। आपको स्पीड निकालना है जिस पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, तो इनडायरेक्टली आपको क्या बोल रहे हैं, स्लिप निकालनी है ना, SMT, स्लिप एट व्हिच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स। और देखिए यहाँ पर R1 X1 दिया है क्या, मैंने दिया है, तो ये मान के चल रहा है कि आपको वो वाला फॉर्मूला याद होगा जिसमें कि स्टेटर इंपेडेंस नेग्लेक्टेड होता है। 99.99% क्वेश्चंस में स्टेटर इंपेडेंस को नेग्लिजिबल मान करके ही आपसे पूछेगा। मैंने आपको बोला भी था कि स्टेटर इंपेडेंस इंक्लूड करके कभी-कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ऐसे जनरली नेग्लेक्ट करके ही बनाते हैं। तो पहला बना लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है, ये तो शायद नोट्स में भी था, ये था, ये भी था नोट्स में, इसका सॉल्यूशन भी था, तो जो लोग बनाए होंगे चेक कर लीजिएगा अपना। तो देखिए सेकंड क्या है, ए 3 फेज 4 पोल स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर इज रनिंग फ्रॉम 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज लाइन वोल्टेज सप्लाई। ये सब अलंकार हैं मोटर्स के, और मेन बात ये कह रहा है कि इसकी लाइन टू लाइन वोल्टेज, दो फेज के बीच का वोल्टेज कितना है, 200 वोल्ट। लेकिन आपका जो फॉर्मूला है टॉर्क का, उसमें 3v1² लिखते हैं, और v1 क्या था, इक्विवेलेंट सर्किट पर फेज का वोल्टेज, यानी V1 था पर फेज मतलब लाइन टू न्यूट्रल का वोल्टेज, और यहाँ पर दिया हुआ लाइन टू लाइन, तो आपको V1 निकालने के लिए इसको √3 से डिवाइड करना पड़ेगा। डेल्टा नहीं ना बोला है तो स्टार मान के चलिए, ठीक है, हो गया। उसके बाद पर फेज रोटर रेजिस्टेंस X2 ये सब दे दिया आपको। इसमें एक और चीज नया दे रहा है आपको, रेशियो ऑफ रोटर टू स्टेटर टर्न्स N2/N1, N2/N1 दे रहा है कितना, 0.67। पता नहीं इसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं, हमको नहीं लगता है पड़ेगी। खैर आगे देखते हैं, निकालना क्या क्या है, टोटल टॉर्क एट 4% स्लिप। टोटल टॉर्क मतलब ग्रॉस मैकेनिकल टॉर्क, टोटल टॉर्क ग्रॉस मैकेनिकल टॉर्क कैसे निकलेगा, PAG निकलेगा, सॉरी P ग्रॉस निकल जाएगा, वहां से निकल सकता है, सोचिएगा कैसे निकलेगा। अच्छा, उसके बाद क्या करें, टोटल मैकेनिकल पावर भी पूछ रहा है, P ग्रॉस पूछ रहा है 4% स्लिप पर दोनों। मैक्सिमम टॉर्क पूछ रहा है, ये तो निकल ही जाएगा आपको, ठीक है ना। हाँ, इसकी जरूरत पड़ सकती है भाई, यस। कहाँ पड़ेगी, देखिए X2' निकालना जब होगा, पड़ेगा निकालना X2' आपको, तो X2' क्या होगा, X2 इंटू X2' मतलब कि रोटर पैरामीटर रेफर टू स्टेटर, तो X2 इंटू N1/N2 का होल स्क्वायर। ऐसे N1 effective/N2 effective होता है, लेकिन आप N1/N2 कर लीजिए, एक्चुअली ये दे रहा है तो N1 effective/N2 effective ही दे रहा है, N1 kW1 और N2 kW2, ठीक है ना। तो ये हो गया।
तो मैक्सिमम टॉर्क आपसे पूछ रहा है, निकल जाएगा। और रोटर स्पीड एट मैक्सिमम टॉर्क निकल जाएगा। बनाइए, वीडियो पॉज कीजिए, कॉपी कलम उठाइए और बनाइए। बनाने से होगा, रामदेव बाबा बोलते हैं ना करने से होगा, तो बनाने से होगा। देखिए ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। P इक्वल टू 4, F इक्वल टू 50, R2 0.02 दिया हुआ है, X2 0.5 दिया हुआ है। स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स, इसका फॉर्मूला R2 डैश बाय X2 डैश, ठीक है। और ये बराबर होता है R2 बाय X2 के। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, R2 के जगह 0.02 पुट करेंगे, X2 के जगह 0.5 पुट करेंगे, तो SMT कितना आ जाएगा 0.04, ठीक है। और NS क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड कितना होगा। अब देखिए स्लिप निकल गया, जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क होता है वो स्लिप निकल, आपसे क्या पूछा है, स्पीड पूछा है। तो जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क होता है वो निकल गया, तो स्पीड भी निकल जाएगा ना। तो देखिए सिंस NS निकल गया, अब स्पीड एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स, अगर NS पता है और किसी स्लिप पे NR निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, NS × 1 - S, तो कर दिए 1440 RPM। इस लेवल के क्वेश्चंस तो एक एक आदमी से बनने चाहिए, इस लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है। ये भी नहीं बनाना तो फिर भाई बहुत मुश्किल है कंपटीशन में इंडक्शन मोटर के क्वेश्चन बनाना, या एसबीटी में भी इससे लेवल थोड़ा हाई ही रहता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए। आइए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है P इक्वल, इसका एक्चुअली सेकंड क्वेश्चन को बनाने का दो तरीके हैं, हम पहला वाला बता रहे हैं। P इक्वल टू 4, F इक्वल टू 50, लाइन टू लाइन वोल्टेज 200 वोल्ट, R2 0.1 ओम, X2 0.9 ओम और N2 by N1 0.67। आपसे पूछा है टोटल टॉर्क एट 4% स्लिप। टोटल टॉर्क का मतलब होता है ग्रॉस मैकेनिकल पावर के करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क हो, ठीक है। इसको निकालने का दो तरीका है। एक देखिए हमने ग्रॉस मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला भी डिराइव किया हुआ था, क्या था, P ग्रॉस इक्वल टू PAG अपॉन 2πNS, है ना। तो अगर हम PAG निकाल लें, NS तो पता ही है, अगर PAG निकाल लें तो भी PAG अपॉन 2πNS करके T ग्रॉस निकाल सकते हैं। और हमको सेकंड पार्ट में तो टोटल मैकेनिकल पावर पूछा है 4% स्लिप पे, तो टोटल मैकेनिकल पावर मतलब ग्रॉस मैकेनिकल पावर, तो अगर PAG निकल गया तो ये भी निकल जाएगा 1 - S × PAG, और टोटल टॉर्क भी निकल जाएगा। तो एक तो तरीका इस क्वेश्चन को बनाने का ये है कि पहले हम लोग PAG पे कंसंट्रेट करेंगे, और PAG का फॉर्मूला क्या होता है, 3I2 डैश स्क्वायर इंटू R2 डैश बाई S, है ना, ठीक है। आपको R2 पता है, S पता है, सब पता है, R2 डैश भी पता है, 3I2 डैश स्क्वायर होता है। तो I2 निकालने के लिए आपको इस सर्किट पे जाना पड़ेगा जो हमने इक्विवेलेंट सर्किट में रिड्यूस करके बनाया था। तो एक तो तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, R2 डैश निकाल लिए, X2 डैश निकाल लिए, ये लाइन टू लाइन वोल्टेज था, इसको फेज वोल्टेज में कन्वर्ट कर लिए, इस सर्किट पर आ गए, और ये करंट पता करना है I2 डैश, तो उसको निकाल लिए 115.47 बटे √100, ये करेंगे R2 डैश बाय S होता है ना ये, तो S यहाँ पुट करके ये निकाले, फिर PAG निकल गया 3, समझ में आ रहा है। I2 डैश निकाले इस सर्किट से, क्या होगा, वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस, इंपीडेंस ये J होता है ना, ठीक है, भूल गए क्या नेटवर्क, ठीक है। तो ये हो गया, करंट इतना आ गया, फिर PAG निकल गया, PAG निकल गया तो P ग्रॉस निकल गया, अब P ग्रॉस निकल गया तो T ग्रॉस निकल गया 14.445। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है कि TEM इक्वल टू 3V1 स्क्वायर अपॉन 2πNS X2 डैश इंटू S अल्फा बाई S स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, और ये भी यही है। और इसमें आपको क्या क्या पता है, सब कुछ पता है, वोल्टेज पता है, NS पता है, X2 पता है, S पता है, अल्फा पता है। अल्फा क्या होगा, अल्फा होगा R2 डैश बाई X2 डैश, ठीक है, 0.223 बाई 2.005 निकाल ही लेते हैं, काम देगा आगे,
तो ये आता है R2 डैश बाई X2 डैश 0.223 डिवाइडेड बाई 2.005, दिस इज 0.11। बोले थे आपको 0.1 के करीब आएगा, तो 0.11 आ रहा है अल्फा। ठीक है, अगर आप इन वैल्यूज को भी यहाँ पुट करेंगे, है ना, इससे भी बना के देखिएगा, इन वैल्यूज को भी पुट करेंगे, B1 के बदले क्या रखेंगे, ये रखेंगे, X2 डैश के बदले ये रखेंगे, S के बदले 0.04 रखेंगे, और अल्फा के बदले अगर आप ये 0.11 रखेंगे, देन अगेन यू विल गेट द सेम आंसर। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, 40 पॉइंट हो सकता है 6 आ जाए, 46 आ जाए, बट ऑलमोस्ट इट विल बी सेम। ठीक है, तो यहाँ से भी आप T ग्रॉस डायरेक्टली निकाल सकते हैं, और T ग्रॉस डायरेक्टली निकल गया तो P ग्रॉस तो निकल ही जाएगा, क्योंकि T ग्रॉस इक्वल टू P ग्रॉस अपॉन 2 पाई NR, NR आपको पता है S कितना 0.04 पे, तो वैसे भी निकल सकता है। बात समझ में आ रही है? पहले T ग्रॉस निकाल लेंगे और फिर PAG निकाल, ये सीधे P ग्रॉस मान से निकालेंगे। ठीक है, तो आप दोनों तरीका यूज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपके दिमाग में पहले क्लिक कर जाए। ठीक है, तो टोटल टॉर्क निकल गया भाई, और टोटल मैकेनिकल पावर एट 4% स्लिप भी निकल गया। थर्ड चीज निकालना है आपको मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, तो मैक्सिमम टॉर्क निकालने के लिए तो इससे नहीं काम चलेगा, मैक्सिमम टॉर्क का तो आपको फॉर्मूला पता है, उसी से निकालना पड़ेगा। सही है, कहाँ मिटा, यहाँ मिटा। तो मैक्सिमम टॉर्क का क्या होता है फॉर्मूला, मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला होता है, देखिए, TEM मैक्सिमम इक्वल टू 3V1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई NS X2 डैश न्यूटन मीटर, 3 इंटू V1 स्क्वायर 115.47 का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई NS इंटू X2 डैश, तो 4 इंटू पाई इंटू NS, ये NS RPS में कितना पोल था, 4 पोल। ठीक है, तो 2F अपॉन P, तो 2 इंटू 50 अपॉन 4 25 हो गई, इंटू X2 डैश आपको पता ही है ना 2.005, तो ये कितना आ रहा है, ये आ जाएगा आपको मेरे ख्याल से मैक्सिमम टॉर्क पूछा ना, तो ये आ जाएगा 1 मिनट 3 इंटू 115.47 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई इंटू 25 इंटू 2.0, ये आ रहा है 63.503। यस, ठीक है, 63.503 न्यूटन मीटर होना भी चाहिए मैक्सिमम टॉर्क को, मतलब 0.04 स्लिप पे टॉर्क कितना था 40.445, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क कितना है 63.503, और पूछ रहा है रोटर स्पीड एट मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क पे स्लिप कितना होगा 0.11, तो 0.11 स्लिप पे स्पीड कितनी होगी, निकाल सकते हैं, जरूर निकाल सकते हैं। समझ आ रही बात, ये तो समझ आ गया। अब पूछ रहा है रोटर स्पीड एट मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क पे रोटर की स्पीड निकालने के लिए आपको स्लिप निकालना पड़ेगा मैक्सिमम टॉर्क का, जो कि पहले निकाल के रख चुके हैं 0.11, तो NR है ना एट मैक्सिमम टॉर्क क्या हो जाएगा NS इंटू 1 माइनस SMT, तो NS कितना है 4 पोल के लिए कितना हो जाएगा, है ना 1500, तो 1500 इंटू 1 माइनस 0.11 कितना रहेगा 1335 के लगभग आ रहा है क्या, 1 माइनस 0.11 1335, तो 1335 RPM इज द आंसर। समझ में आ गया। इस लेवल के क्वेश्चंस आपको बनने चाहिए जो SSC JEE के लेवल के हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आइए एक टॉपिक और पढ़ते हैं, इंक्रीमेंट इन स्टार्टिंग टॉर्क। देखिए, इंक्रीमेंट इन स्टार्टिंग टॉर्क ये क्यों जरूरत पड़ी। देखिए, स्टार्टिंग के समय आपके मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क इतना होता है S=1 पे, ठीक है ना। अगर आपका लोड, अगर स्टार्टिंग में जो लोड है
स्टार्टिंग में जो आप लोड लगाए हुए हैं, अगर वो लोड इससे कम है, मतलब समथिंग बिलो दिस, है ना, अगर इससे कम है, इस रेंज में है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, मशीन विल स्टार्ट। लेकिन अगर आपका लोड स्टार्टिंग से ही आपको इतना लोड रखना है, क्लियर, लेकिन आपके मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क इतना ही है, तब फिर आपका मोटर ऐसे स्टार्ट नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि लोड टॉर्क इज ग्रेटर देन स्टार्टिंग टॉर्क, मोटर विल नॉट स्टार्ट। तो ऐसे सिचुएशंस में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो तरह के इंडक्शन मोटर्स हैं, एक होता है आपको वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, और दूसरा होता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में इंक्रीमेंट इन स्टार्टिंग टॉर्क की कोई फैसिलिटी नहीं है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में आप स्टार्टिंग टॉर्क को इंप्रूव नहीं कर सकते, जो मिल गया सो मिल गया, उस पर संतोष कीजिए, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, आप अपने लोड को स्टार्टिंग टॉर्क से कम रखिए, उससे ज्यादा रखेंगे चलेगा ही, ठीक है ना। तो स्क्विरल केज में तो ये कर ही नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते हम लोग देखेंगे। लेकिन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में या वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में, जिसमें कि 3 टर्मिनल्स निकले रहते हैं, हमने पढ़ा था, और इसमें अगला अपना टॉपिक कंस्ट्रक्शन होगा, उसमें और पढ़ेंगे कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में आपने देखा था जिस तरह से स्टेटर पे वाइंडिंग होती है 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड, उसी तरह से रोटर पे भी वाइंडिंग होती है 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड। स्टार कनेक्टेड है तो रोटर के भी 4 टर्मिनल्स होते हैं, चारों टर्मिनल शाफ्ट पे आते हैं, शाफ्ट पे स्लिप रिंग लगा होता है और स्लिप रिंग पे कार्बन ब्रश टच रहता है। तो चूंकि वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में एक्सटर्नल कनेक्शंस अवेलेबल हैं, उसके बाद क्या होता है, जो कार्बन ब्रश से जो कनेक्टेड है वो सब आपस में क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, है ना। आपको ध्यान में होगा हमने बनाया था, ठीक है, कि रोटर के केस में जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, बना लेंगे पहले। इस तरह का होता है रोटर का, ये आर फेज से भी R2 Y2 B2 तो सबके सॉर्टेड कॉमन, और R1 Y1 B1 जो निकला है, तो R1 गया शाफ्ट के स्लिप रिंग पर, Y1 गया शाफ्ट के स्लिप रिंग पर, B1 गया शाफ्ट के स्लिप रिंग पर, और न्यूट्रल से भी गया शाफ्ट के स्लिप रिंग पर। अब शाफ्ट भी घूम रहा है, साथ साथ स्लिप रिंग भी घूम रहा है, और उसके ऊपर से एक सप्लाई को ले रहा है कार्बन ब्रश, है ना, यहाँ कार्बन ब्रश, यहाँ कार्बन ब्रश, इस तरह से, और यहाँ पे इन तीनों फेज को आपस में शॉर्ट कर दिया। जो हमने देखा था केस 1 में रोटर टर्मिनल्स ओपन थे, उसमें ये शॉर्टिंग नहीं थी, लेकिन केस 2 से शॉर्टिंग स्टार्ट कर दी, शॉर्टेड था, केस 2 में पकड़े हुए थे, मूव नहीं करने दे रहे थे, केस 3 में फ्री कर दिए। तो ये कुछ सीन होता है। तो वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में एक फैसिलिटी है, इस तरह का कंस्ट्रक्शन है, यही कारण है कि उसमें हम लोग टॉर्क को इंक्रीमेंट कर सकते हैं, टॉर्क को बढ़ा सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा सकते हैं। देखिए जो स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला है वो क्या है, वो है आपको पता है कि एस अल्फा अपन एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर है जनरल फॉर्मूला, और एस के जगह 1 पुट करेंगे तो के अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये होता है आपको स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला, ठीक है। हमको इसको इंप्रूव करना है। सपोज कि हमने एक इंडक्शन मोटर लाया जिसका स्टार्टिंग टॉर्क इतना ही है, कुछ दिन तक जो हमारा लोड था वो इससे कम था, तो हम इसी मोटर के मदद से उसको चला ले रहे थे। लेकिन अब ज्यादा लोड, ये प्रैक्टिकली भी आप घर में अगर इंडक्शन मोटर इस तरह का होता नहीं है, हो तो कर सकते हैं कि अब लोड बढ़ गया, अब लोड टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क से ज्यादा है, स्टार्टिंग से लोड लगाना है और वो ज्यादा है। तो अब इस कंडीशन में, है ना, इस कंडीशन में क्या करें, क्या मोटर को रिप्लेस करके दूसरा खरीदें या कुछ और उपाय करें? तो वही दूसरा उपाय है, इंक्रीमेंट इन स्टार्टिंग टॉर्क। कैसे स्टार्टिंग टॉर्क को इंप्रूव करें, देखिए कैसे करते हैं इंप्रूव। हम लोगों को पता है कि ये जो फॉर्मूला है इसमें k इंटू अल्फा क्या है, R2 डैश बाई X2 डैश बाई 1 प्लस R2 डैश बाई X2 डैश का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि ये R2 डैश बाई X2 डैश R2 बाई X2 भी कर सकते हैं उसको, और इसको भी R2 बाई X2 भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए और एक और चीज है कि SMT स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स, इसका क्या फॉर्मूला है, R2 डैश बाई X2 डैश।
अगर, अच्छा एक और चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क, इसका क्या फॉर्मूला है? 3v1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई ns x2 डैश। अब अगर हम लोग रोटर के रेजिस्टेंस को बढ़ाएं, मतलब तीनों फेज में रोटर के रेजिस्टेंस को बढ़ाएं, कैसे? देखिए, इस काम के लिए यूज होता है गैंग रेजिस्टर। गैंग रेजिस्टर क्या होता है? अगर हम इन सॉर्टिंग्स को खोल दें, गैंग रेजिस्टर पहले होता है क्या? देखिए, गैंग रेजिस्टर जो होता है उसके 3 टर्मिनल्स एक तरफ से ऐसे सॉर्टेड होते हैं और इन तीनों का वैल्यू, मतलब तीनों ही क्या है? रेओस्टेट है, तीनों ही रेओस्टेट है, समझ रहे? वेरिएबल रेजिस्टेंस। लेकिन वेरिएबल रेजिस्टेंस में क्या होता है? जॉकी को मूव करके हम लोग उसके रेजिस्टेंस वैल्यू को चेंज करते हैं। गैंग रेजिस्टर में क्या है? जॉकी एक ही है ना, और उसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। तो जब आप किसी भी, जैसे मान लीजिए टोटल इसकी वैल्यू 10 ओम है कंप्लीट पूरा ले तो, और अगर आप कम लेते हैं, अगर 8 ओम लेते हैं तो तीनों का 8 ओम होगा, 6 ओम लेंगे तो तीनों का 6 ओम होगा। मतलब हर केस में इन तीनों का रेजिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। ये कहलाता है गैंग रेजिस्टर, गैंग में चलता है एक जैसे। गैंग का ना, गैंग है, गैंग है अच्छे लोगों का और गुंडे लोगों का, दोनों का गैंग होता है। तो गैंग है, तीनों एक जैसे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है? सॉर्टेड है। तो अगर हम ब्रश से जो टर्मिनल निकला है इसको हम यहीं पे सॉर्ट कर देते थे। अगर यहाँ पे सॉर्ट न करके इसको इससे कनेक्ट कर दें, इसको इससे कनेक्ट कर दें, इसको इससे कनेक्ट कर दें, तो हमने पर फेज के रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया ना। बोलिए, पर फेज के रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया। अब पर फेज के रेजिस्टेंस को बढ़ाना क्यों चाहते हैं? सो देखिए जरा, अगर हर एक फेज का, रोटर के हर एक फेज का रेजिस्टेंस अगर बढ़े तो आपको क्या लगता है? एसएमटी में कोई चेंज होगा? देखिए बताइए, अगर सपोज इसकी वैल्यू आर एक्सटर्नल है तो एसएमटी क्या हो जाएगा? R2 डैश प्लस आर एक्सटर्नल बाय x2 डैश हो गई। एसएमटी पे तो असर पड़ेगा क्योंकि इसमें R2 डैश है। अब इसमें कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो स्लिप की वैल्यू बढ़ जाएगी, एसएमटी ज्यादा हो जाएगा, यानी स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स वो बढ़ जाएगा। सपोज वो बढ़ करके कितना हो गया? एसएमटी न्यू इक्वल टू R2 डैश प्लस आर एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय x2 डैश। ओके ओके, यानी स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स वो यहां हो गया। क्या मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू चेंज होगी? मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? ये 3v1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई ns x2 डैश। इसमें कहीं भी R2 है? नहीं है। तो क्या मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू चेंज होगी? नहीं होगी, मैक्सिमम टॉर्क इतना ही रहेगा। लेकिन स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स वो तो चेंज हो गया। स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स क्या है? ये है, ठीक है ना। यानी कि अब जब आपने इसको कनेक्ट कर दिया तब आपका जो टॉर्क स्लिप कर्व है वो कुछ चेंज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? देखिए, अब मैक्सिमम टॉर्क कहां पे होगा? यहां पे होगा। ठीक है, और स्टार्टिंग टॉर्क भी इंप्रूव हो जाएगा। यहां पर भी देखिए, स्टार्टिंग टॉर्क क्या है? R2 डैश बाय x2 डैश। इसमें भी अगर आप R2 डैश की वैल्यू को बढ़ाएंगे, नीचे भी R2 डैश है लेकिन फाइनली वैल्यू बढ़ी जाएगी, ठीक है ना। यहाँ भी बढ़ा, प्रैक्टिकली देखा गया, रेजिस्टेंस को बढ़ाने से बढ़ता है। यहाँ भी कर्व से देखिए कि ये था एट R2 डैश और ये है एट R2 डैश प्लस R एक्स्ट्रा। न्यूमेरिकल करेंगे अभी, आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि अगर इतना टॉर्क चाहिए स्टार्टिंग टॉर्क तो कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वहां से गैंग रेजिस्टर की वैल्यू को रेओस्टेट से उतना सेट करके कर लेते हैं। ये है, तो न्यू जो स्टार्टिंग टॉर्क है आपका वो कुछ ये है।
TEST न्यू स्टार्टिंग। समझ में आ रही बात? तो R2 रोटर के रेजिस्टेंस को इस तरह से इंक्रीज करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स उसको बढ़ा सकते हैं। होगा क्या? उसको बढ़ाने से पूरा का पूरा कर्व आपका राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा, है ना? ये राइट साइड शिफ्ट कर गया तो स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू बढ़ गई। अब लोड टॉर्क, अब तो स्टार्टिंग टॉर्क से कम है लोड टॉर्क। अब क्या होगा? अब मोटर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप स्टार्टिंग टॉर्क ऑन करेंगे मोटर स्टार्ट होगा। मोटर स्टार्ट होगा, यहाँ से ऐसे मूव करते करते इसको क्रॉस करेगा और यहाँ पे आकर के रुक जाएगा और इस स्पीड पर चलने लगेगा, है ना? यहाँ पर आकर के TL इक्वल टू TM होगा, दिख रहा है ना? और इस ये नहीं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी स्पीड होगी उस पर रन करेगा। अब देखिए आपका पर्पस क्या था गैंग रजिस्टर लगाने के पीछे? आपका पर्पस क्या था? आपका पर्पस था गैंग रजिस्टर लगाने के पीछे कि स्टार्टिंग टॉर्क को इंप्रूव किया जाए, स्टार्टिंग टॉर्क को इंप्रूव किया जाए। अब स्टार्टिंग टॉर्क तो इंप्रूव हो गया, क्या इस गैंग रजिस्टर को लगे रहने छोड़ दें? लगे रहने दें। अगर लगे रहने देंगे तो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस कॉपर लॉस। एक तो कॉपर लॉस यहाँ पे हो ही रहा है, अगर इसको लगे रहने देंगे तो लगातार कॉपर लॉस होगा कि नहीं? जबकि हमको तो सिर्फ इसकी जरूरत स्टार्टिंग में थी, स्टार्ट कर दिए, अब तो मोटर आपका इस स्टेबल जोन में आ गया। अब तो लोड बढ़ेगा घटेगा कुछ भी होगा, ये खुद को अपने आप को स्टेबल करता रहेगा, नो प्रॉब्लम, है कि नहीं? तो अब इसकी जरूरत नहीं है, अब इसको हटा सकते हैं। तो क्या करते हैं कि जब मोटर आपके जब हमको एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि मोटर स्टार्ट हो गया और एक स्पीड पकड़ लिया है, चल रहा है, तो धीरे धीरे इस रियोस्टेट को घसका करके जीरो रेजिस्टेंस पर ले आते हैं, मतलब कि कंप्लीटली शॉर्ट। और क्या होता है जब वो जीरो रेजिस्टेंस पर हो जाएगा तब तो जीरो रेजिस्टेंस मतलब जीरो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, टोटल रोटर रेजिस्टेंस तो R2 डैश है ही, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब इसको आप घसका के जीरो कर देंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, तो उसका कर्व क्या है? ये है। तो जैसे ही जीरो होगा आपका मोटर इसके इस कर्व के करस्पॉन्डिंग तो स्पीड ये थी, लेकिन अगर एक्सटर्नल खत्म हो गया तो इस कर्व के करस्पॉन्डिंग स्पीड ये है, तो फिर इस स्पीड पे चलने लगेगा। चलने दीजिए जब तक चलाना है। फिर अगर आपको अगले दिन आकर के फिर इसी लोड को चलाना है तो क्या करें? फिर लगा लीजिए, रन करने लगे तो फिर घसका के जीरो कर दीजिए, मजे में। तो ये है इंक्रीमेंट इन स्टार्टिंग टॉर्क। कैसे स्टार्टिंग टॉर्क को इंप्रूव करते हैं? तो स्टार्टिंग टॉर्क को इंप्रूव करने के लिए रोटर के रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, उससे स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क बढ़ जाता है, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क नहीं बढ़ता है, कर्व राइट साइड शिफ्ट कर जाता है, स्टार्टिंग टॉर्क इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, फिर जब मोटर रन करने लगा तो फिर इस गैंग रजिस्टर को हटा देते हैं। ठीक है, गैंग रजिस्टर को हटा लिए, ये सॉर्टेड रहा।